तो मैं सुचेता गुप्ता, बाई प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, एक बार अपने चैनल आओ सीखो आईबीसी पे आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं ये वर्बल ब्रीफ कर रही हूँ आईबीसी जो अमेंडमेंट बिल आया है 2025, जो अभी लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है। बट टिल द डेट ये अभी ऑफिशियल गैजेट में बाय द नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो अभी इस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 10 पार्ट्स तक कवर कर दिए हैं इसमें। तो उसी कंटिन्यूएशन में ये 11th पार्ट है। तो यहाँ तक अगर मैं देखूं तो 124 सबसेक्शन 4 तक मैं ऑलरेडी 10th पार्ट तक कवर कर चुकी हूँ, जो भी चेंजेस आए हैं या जो भी न्यू इंसर्ट हुए हैं सेक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और चैनल अगर ये ब्रीफ पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे मोटिवेट करिए कि मैं ऐसे नॉलेजेबल और वीडियोस भी डाल सकूं। तो थैंक यू सो मच फॉर, वैसे भी आप लोग मुझे मेरे इस चैनल पर देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं देख रही हूँ काफी व्यूज हो रहे हैं। इतने भी व्यूज अगर नॉलेजेबल कोई चैनल है तो उसके लिए ये काफी होते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 164 सबसेक्शन ए से, क्योंकि ये यहाँ तक मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो क्या हुआ है, ये एक न्यू सेक्शन इंसर्ट हुआ है बेसिकली। तो ये जो सेक्शन है वो किस लिए है? ट्रांजेक्शंस डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स। तो जो ट्रांजेक्शंस हैं जो डिफ्रॉड करने के लिए क्रेडिटर्स अगर करते हैं कि किसी क्रेडिटर के साथ डिफ्रॉड हुआ है, तो ऐसा कोई अगर कुछ हुआ है तो उसके लिए एक पेनल्टी प्रोविजन कह सकते हैं ये है। तो वेयर द डेटर हैज एंटर्ड इनटू एन undervalued transaction as referred to in subsection 6 of section 164 and the adjudicating authority is satisfied that such transaction was deliberately entered into by such debtor। तो अगर कोई डेटर ने ऐसा कोई ट्रांजेक्शन एंटर किया है किसी क्रेडिटर के साथ, जो कि अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन हम उसे बोल सकते हैं, टू कीपिंग, पहला तो ये बताया इन्होंने कि to keeping its assets beyond the reach of any person who is entitled to make the claim against the debtor। तो बेसिकली इन्होंने ऐसा कुछ किया है कि जो पर्सन है जो उसका उस असेट्स का वाकई में हकदार है, उसके रीच से उस असेट्स को दूर रखा जाए, है ना, और जिससे वो अपना क्लेम इनको नहीं फाइल कर पाए। दूसरा, in order to adversely affect the interest of such person in relation to a claim, the adjudicating authority shall make an order। तो और कोई एडवर्सली कुछ ऐसा ऑर्डर किया है जिसमें कि इनका जो इंटरेस्ट है जो क्रेडिटर का, बेसिकली जो उस क्रेडिटर जो सच में उसके लिए बेनिफिशियल ऑर्डर है कह सकते हैं, तो उनका इंटरेस्ट कहीं पे अफेक्ट हो रहा है, तो उस केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या कर सकती है? मेक एन ऑर्डर रीस्टोरिंग द पोजीशन। तो जैसे उनकी पहले पोजीशन थी, जैसे मान लीजिए उनके पास जो असेट्स होनी चाहिए थी जो उनकी रीच से दूर रखी गई है, तो एज इट इज उसी पोजीशन को रिस्टोर करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ऑर्डर पास करेंगे इसमें ऑनरेबल एनसीएलटी। एज इट एग्जिस्टेड बिफोर सच ट्रांजेक्शन, जैसे कि वो ट्रांजेक्शन पहले से ही एग्जिस्ट था। एज इफ द ट्रांजेक्शन हैड नॉट बीन एंटर्ड इनटू, और ऐसा समझा जाएगा कि ये जो ट्रांजेक्शन जो हुआ वो कभी ऐसा एंटर्ड ही नहीं हुआ जो बाद में एंटर्ड हुआ बेसिकली। तो एक तरीके से जो पोजीशन पहले थी उस ट्रांजेक्शन की, उसको एकदम रिस्टोर करने का ऑर्डर पास कर देगी ऑनरेबल एनसीएलटी। नाउ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन, और प्रोटेक्ट किया जाएगा पर्सन के इंटरेस्ट को हु आर विक्टिम ऑफ सच ट्रांजेक्शन। तो जो भी इस ट्रांजेक्शन के विक्टिम थे उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर पास होगा, बेसिकली एंड लगाया, बिकॉज ये दोनों ऑर्डर साथ में ही होंगे। एंड उसके बाद में अगर हम देखें आफ्टर सेक्शन 160, फिर ट्रांजेक्शन, ये कंटिन्यू है सेक्शन जो ऊपर से अभी हम पढ़ रहे थे। shall not affect any interest in property which was acquired from the person other than the debtor or his associate as the case may be, and was acquired in good faith for the value and without notice of the relevant circumstances, or affect any interest
ड्राइविंग फ्रॉम सच एन इंटरेस्ट। तो बेसिकली इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि मान लीजिए ये ऑर्डर तो पास हो गया, पर सपोज करिए उन्होंने जो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी वो किसी थर्ड पर्सन को की थी, और उस थर्ड पर्सन ने जिसने वो खरीदी थी उसे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी उस प्रॉपर्टी के बारे में कि उसमें कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो डिफरड करने के लिए इन्वॉल्व है, कुछ ऐसा है। तो उनके भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है बेसिकली यहाँ पे। तो ये जो ट्रांजैक्शन ऑफ डिफ्रॉडिंग द क्रेडिटर्स वाला जो है सेक्शन, वो कहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगा। वो उनके इंटरेस्ट को जो प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है, जो थर्ड पार्टी ने गुड फेथ में अगर खरीदी है वो प्रॉपर्टी और एक प्रॉपर वैल्यू दी है, ठीक है, और उन्हें इसके बारे में कोई नोटिस नहीं था, कोई रेलिवेंट सर्कमस्टांसेस कोई उन्हें पता ही नहीं था उसके बारे में, तो उनका इंटरेस्ट यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है। और अफेक्ट एनी इंटरेस्ट ड्राइविंग फ्रॉम सच, और ये और यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया है कि किस किस के इंटरेस्ट को मतलब ऐसा नहीं माना जाएगा। एक तो डेटर का खुद का, अगर डेटर ने ऐसी कुछ प्रॉपर्टी गुड फेथ में ली है, अगर वो कह रहे हैं कि हमने ये गुड फेथ में ली है फ्रॉम अ पर्सन अदर देन द डेटर और हिज एसोसिएट्स, तो मतलब इन्होंने ये भी बोल दिया है कि शेन ये जो ट्रांजेक्शन ऑफ डिफ्रॉडिंग का क्रेडिटर है वो थर्ड पार्टी को कहाँ पे इम्पेक्ट नहीं करेगा, जहां पे उन्होंने एक्वायर की है ये प्रॉपर्टी फ्रॉम अ पर्सन, एक पर्सन से जो डेटर नहीं है पहली बात तो, और उनके एसोसिएट्स नहीं है, ठीक है, एज द केस में बी एंड वाज एक्वायर्ड इन गुड फेथ, और ये जो है वो इन्होंने गुड फेथ में एक्वायर की है। तो बेसिकली उनका इंटरेस्ट इसमें मतलब एक तरीके से सिक्योर कर दिया बाय दिस सेक्शन। नाउ shall not require a person who receive a benefit from the transaction in good faith for value and without the notice of the relevant the circumstances to pay any sum unless he was a party to the transaction। तो ऐसे लोगों को भी एनफोर्स नहीं करेगा ऑनरेबल एनसीएलटी बाय हिज ऑर्डर, बाय इट्स ऑर्डर, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इससे कोई बेनिफिट उठाया है इस प्रॉपर्टी से, तो और पर वो जो प्रॉपर्टी से बेनिफिट उठाया है वो ट्रांजेक्शन गुड फेथ में हुआ है फॉर द वैल्यू एंड विदाउट द नोटिस ऑफ द रेलिवेंट सर्कमस्टांसेस, तो उन्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था और लेकिन उन्होंने सब कुछ गुड फेथ में किया। तो बेसिकली पर्पस क्या है कि अगर कोई थर्ड पार्टी है उसने अगर कोई गुड फेथ में कुछ काम किया है तो उस केस में उसका इंटरेस्ट इम्पेक्ट नहीं होगा as per this section also। Now, section 178, subsection 1, clause D, इसमें क्या लिखा हुआ है कि the following explanation shall be inserted, namely, यहाँ पे अगर मैं आपको एक बार ये सेक्शन भी दिखा देती हूँ, 1 minute, just showing you the sections। 78, so 178, दिस इज द सेक्शन। बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन का सेक्शन है। जैसे वाटरफॉल मैकेनिज्म होता है ना कॉर्पोरेट डेटर के केस में, तो यहाँ पे बैंकरप्सी के केस में है ये बेसिकली। तो प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट्स की कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे लिखा है ना कि अगर बैंकरप्सी फर्स्ट, अगर कोई कंपनी नहीं बेसिकली इंडिविजुअल की बात की गई है यहाँ पे, तो नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग ऑफ द कॉन्ट्रेरी कंटेन इन एनी लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनल डिविडेंड द फॉलोइंग डेट्स shall be paid in priority to all other debts। So firstly, the cost and expenses incurred by the bankruptcy trustee for the bankruptcy process in full। तो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सबसे पहले तो बैंकरप्सी की ट्रस्टी की कॉस्ट, उनकी फीस दी जाएगी सबसे पहले, जैसे कि सीआईआरपी में होता है कि सीआईआरपी में आरपी की फीस और जो कॉस्ट उन्होंने इनकर्ड की है वो दी जाती है। नाउ सेकेंडली द वर्कमैन ड्यूज डेट्स ओन टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो ये बेसिकली वाटरफॉल मैकेनिज्म ही है एक तरीके से। तो यहाँ पे सेक्शन 178 सबसेक्शन 1D, ये क्या इसमें एक एक्सप्लेनेशन इन्होंने इंसर्ट की है डी, ये डी है, इसके बाद में एक एक्सप्लेनेशन आ गई
फोर्थली एनी अमाउंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन होता है अमाउंट का, तो वो चौथे नंबर पे है, मतलब फोर्थली है। ठीक है, तो उसमें एक एक्सप्लेनेशन और इन्होंने इंसर्ट करके बोल दिया कि for the removal of doubt, it is hereby clarified that any amount, whether or not a security interest, is created to secure such amount due to the CG or SG in respect of the whole or any part of the period of 2 years preceding the bankruptcy commencement date shall be distributed under this clause and any remaining amount, मतलब अगर आपका चाहे भले ही सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट हो उस प्रॉपर्टी पे या ना हो, उसको भी जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो अंडर दिस सेक्शन, मतलब फोर्थ नंबर पे ही आएंगे आप भी, एज पर द सेक्शन। और ये भी बोल दिया कि शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर दिस क्लॉज एंड एनी रिमेनिंग अमाउंट, उसके अलावा अगर कोई रिमेनिंग अमाउंट रह जाता है, मान लीजिए 2 साल वाला तो आपका देखा जाएगा, ये 2 साल वाला तो एज पर क्लॉज डी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद में भी अगर कोई प्रोसीड आपकी रह जाती है, कोई ड्यू रह जाता है रिमेनिंग अमाउंट, वेदर और नॉट अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, चाहे वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हो या ना हो उस पर क्रिएटेड to secure such amount due to the central government and the state government shall be distributed under clause E। तो clause E क्या कहता है? Lastly, all other debts due on by the bankrupt during the इंक्लूडिंग अनसिक्योर्ड डेट, तो यानी चौथे नंबर पे तो जो आपका 2 साल वाला ड्यू है वो वाला डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर कोई रिमेनिंग रह जाता है तो वो आपका लास्ट नंबर पे, यानी जो लास्टली ये इस वाले कॉलम में फॉल करेगा और इसके अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूट हो। नाउ सेक्शन 1 एक्सप्लेन दिस। नाउ सेक्शन 183A ये भी न्यू आया है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि इफ एनी पर्सन हैज इनिशिएटेड अ फ्रीवलेस और वेक्सेशियस ट्रांजेक्शन प्रोसीडिंग, जैसा कि हमने पढ़ लिया ऊपर भी, वो कॉर्पोरेट्स के केस में था, और यहाँ पे जो ये 183A है वो बेसिकली कह सकते हैं कि इंडिविजुअल और मतलब जो प्रोसेस चल रहा है पार्टनरशिप फर्म या इंडिविजुअल्स के लिए बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, तो उसके लिए हो गया ये पेनल्टी प्रोविजन। तो इफ एनी पर्सन हैज इनिशिएटेड फ्रिवलेस और वेक्सेशियस प्रोसीडिंग बिफोर द डबल ए यानी ऑनरेबल एनसीएलटी अंडर दिस पार्ट, इट मे इम्पोज अपॉन सच पर्सन अ पेनल्टी विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपी बट विच में एक्सटेंड टू 2 करोड़। तो यहाँ पे भी इन्होंने बोल दिया कि 2 करोड़ तक की पेनल्टी लगेगी, और वो कम नहीं होगी, 1 लाख तो मिनिमम है और मैक्सिमम 2 करोड़ है। नाउ सेक्शन 196(1)(a), तो ये बेसिकली पावर ऑफ द बोर्ड से रिलेटेड है ये सेक्शन, अगर हम देखें तो एक बार देख लेते हैं इसको। 96 पावर एंड फंक्शन ऑफ द बोर्ड, तो इसमें क्या है, इन्होंने 1C है, इसके बाद में एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करी है 1C में। 1C में द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन शैल, सॉरी पहले ये वाला 196 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, तो इन्होंने यहाँ पे साफ कर दिया, क्योंकि ये मुद्दा मैंने पहले भी उठाया था और मैंने ये बोला था जब रेगुलेशंस को मैं एज अ मॉडरेटर इंस्टीट्यूट ICSI IPA ने जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी, और वहां पे मैं वो एक्सप्लेन कर रही थी सारे रेगुलेशंस और लोगों के भी कमेंट ले रही थी उसमें, तो मैंने इस पॉइंट को भी फाइंड आउट किया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ है, जो रेगुलेशन आप देखोगे तो रेगुलेशन जो आईपी वगैरह के रेगुलेशन है उनमें ना सर्विस प्रोवाइडर भी कहीं वर्ड यूज किया है डेफिनेशन पार्ट में। तो अब यहाँ पे इसीलिए, और मैंने ये भी देखा कि इन सेक्शंस में आईपी को कवर कर दिया, आईपीए को कवर कर दिया, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज को कवर कर दिया, पर इन्होंने कहीं भी इंसॉल्वेंसी आईपीई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज को कवर नहीं किया है। तो बेसिकली उनको भी कवर करना जरूरी है, क्योंकि वो अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे रही हैं और एज अ आईपी उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है ना, तो उनको कवर करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो कुछ गलत करती है तो उनके अगेंस्ट में तो कोई सेक्शन था ही नहीं पहले मेंशन। तो अब यहाँ पे इन्होंने इसीलिए ये वर्ड मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि इन्होंने एक नई डेफिनेशन भी इंसर्ट करी है, वैसे भी सर्विस प्रोवाइडर वाली जो हमने पहले भी देख चुकी है, फर्स्ट पार्ट में ही मैंने कवर करी है उसको।
तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे ये जो वर्ड है वो सर्विस प्रोवाइडर कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द बोर्ड शेल सब्जेक्ट टू द जनरल डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, नेमली रजिस्टर द सर्विस प्रोवाइडर। तो रजिस्टर पहले ये था कि आईपी, आईपीए, यूटिलिटी, इन सबको रजिस्टर करने की पावर थी, बट नाउ सर्विस प्रोवाइडर, तो जो जो सर्विस प्रोवाइडर में कवर होगा, चाहे वो आईपीई कवर हो, चाहे वो कोई प्लेटफॉर्म ही क्यों ना कवर हो, जो काफी अभी प्लेटफॉर्म आ रहे हैं लिक्विडेशन के केसेस में, ऑलरेडी प्रॉपर्टी को सेल करने, बिड कर सबमिट करने के लिए ऑलरेडी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं। तो इन्होंने यहाँ पे फिर इसलिए सर्विस प्रोवाइडर वर्ड इंसर्ट कर दिया है बेसिकली। तो वो सबको रजिस्टर करने की पावर अब किसको आ गई? बोर्ड को, चाहे वो आईपीई हो, चाहे वो आईपी हो, चाहे वो आईपीए हो। नाउ सेक्शन 196 1C एक्सप्लेनेशन एक इंसर्ट हुई है यहाँ पे। In clause C, the following explanation shall be inserted, namely, तो explanation क्या है? For the removal of doubt, it is hereby clarified that the levy of fee or other charges under this clause also includes any fee or other charges levied by the board in relation to the process under this code. तो यहाँ पे एक insert, अगर हम 1C को पहले देख लेते हैं, ये सबसेक्शन 1 है, इसका सी ये है कि बोर्ड की पावर है कि वो लेवी कर सकता है फीस को और अदर चार्ज को, ठीक है, ऑन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी और इन सब पर। तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि for the removal of doubt, it is hereby clarified that the levy of fee or other charges under this clause also include any fee or other charges levied by the court in relation to the process under this code. तो कोई भी प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी चार्जेस होंगे या कोई भी अगर फीस इम्पोज करता है तो वो सारे इस पार्ट में यहाँ पे कवर हो जाएंगे, सी में वो पावर में आ जाएंगे बोर्ड की। बट यहाँ पे एक चीज इन्होंने नहीं हटाई है मेरे हिसाब से, यहाँ पे भी सर्विस प्रोवाइडर वर्ड होना चाहिए। जहां जहां ये लोग आ रहे हैं, जहां जहां ये सारा कुछ आ रहा है, वहां हर जगह सर्विस प्रोवाइडर वर्ड हो जाना चाहिए। खैर, नाउ सेक्शन 196(1) ऐसे ये न्यू इंसर्ट हुआ है। एस के बाद अगर हम देखें क्लॉज द फॉलोइंग आफ्टर क्लॉज एस द फॉलोइंग, ऐसे मतलब ये न्यू क्लॉज शैल बी इंसर्टेड नेमली। तो एस सबसे पहले देख लेते हैं, ये है एस, ठीक है। उसके बाद में आया स्पेसिफाई द स्टैंडर्ड कंडक्ट ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर एंड इट्स मेंबर वाइल एक्टिंग अंडर पार्ट 2, 3 ऑफ दिस कोड एज पर द केस में भी। तो पहले क्या होता था कि जो कोड ऑफ कंडक्ट था जो वो सबके लिए था, आईपी के लिए है ना, आईपीए के लिए, सबके लिए है, बट कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट जो है कमिटी के लिए नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट कमिटी ऑफ क्रेडिटर के लिए। वो चाहे डिसीजन लें ना लें, वो फीस दें ना दें, कुछ भी नहीं है उनके लिए। तो अभी यहाँ पे पावर दे दी गई है बोर्ड को कि वो एक स्पेसिफाई करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट का कमिटी ऑफ क्रेडिटर के लिए भी एंड इट्स मेंबर के लिए भी, वाइल एक्टिंग, जब वो पार्ट 2 या पार्ट 3 में एज अ एक्ट कर रहे हैं तो एज द केस में भी। नाउ सेक्शन 196, ये ऑलरेडी कर दिया मैंने एक्सप्लेन। 196(1)(t), ये इसमें जो वर्ड है अंडर दिस कोड, ये जो वर्ड है अंडर दिस कोड, द वर्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। मतलब पहले कहते थे हम कि मेक रेगुलेशन गाइडलाइंस ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एज मे बी रिक्वायर्ड अंडर दिस कोड, वी आर सेइंग लाइक दिस। नाउ वी विल से कि मेक रेगुलेशन गाइडलाइंस ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एज द केस मे बी रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड। यहाँ पे अंडर दिस कोड हटा के फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड ये वर्ड यहाँ पे इन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ सेक्शन 10208 सबसेक्शन 1CB, ये न्यू है। इसमें क्या किया इन्होंने कि मतलब क्योंकि हम जानते ही हैं वैसे भी क्रेडिटर इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी नया आया है, तो जहां जहां ये चेंज होगा वो वहां पे क्रेडिटर इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को भी इंसर्ट करेंगे वो पार्ट वगैरह में। तो बेसिकली उसके लिए है ये।
Now section 214 subsection E, get the information received from the various person authenticated by such concerned parties before storing such information. In section 214 of the Principal Act, in clause E, after the word such information, the word in such manner as may be specified shall be inserted. तो such information के बाद इन्होंने एक वर्ड इंसर्ट कर दिया है कि जो इंफॉर्मेशन आप दोगे वो in such manner as may be specified होगा. तो 214 आप देख लीजिए, चाहे दिखा देते हैं एक बार. 214 है ऑब्लिगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी. बेसिकली इनके लिए क्या ऑब्लिगेशन है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी पे, तो उसका है कि गेट द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम वेरियस पर्सन ऑथेंटिकेटेड बाय द कंसर्न पार्टीज बिफोर स्टोरिंग सच इंफॉर्मेशन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. ये वर्ड इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया. नाउ सेक्शन 215, ये प्रोसीजर ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. यहाँ पे अगर आप देखेंगे 215 प्रोसीजर है फॉर सबमिशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया इस हेडिंग को और बोला है कि सबमिशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इंफॉर्मेशन यूटिलिटी. पहले था प्रोसीजर फॉर सबमिशन, कि प्रोसीजर क्या होगा अगर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देनी है. बट नाउ ये कह दिया कि सबमिशन भी करो और ऑथेंटिकेशन भी करो ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का टू द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी. नाउ ऑपरेशनल क्रेडिटर मे सबमिट, ये यहाँ पे भी चेंज किया है सबसेक्शन 3 में. ऑपरेशनल क्रेडिटर मे सबमिट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. तो पहले मे वर्ड था, मतलब कंपलसरी नहीं था कि ऑपरेशनल क्रेडिटर को जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को सबमिट करनी ही करनी है. पर नाउ इन्होंने इस वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर दिया शेल से. तो अब यहाँ पे कंपल्शन हो गया ऑपरेशनल क्रेडिटर पे भी कि उन्हें भी बिफोर फाइलिंग एन एप्लीकेशन, अगर उन्हें कोई फाइल करनी है एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 में, तो उन्हें भी एक जो फॉर्म जो सबमिट करना होता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को, वो उन्हें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उन्हें वहां पे भी सबमिट करनी है. नाउ सेक्शन 215 सबसेक्शन 4, ये नया इंसर्ट हुआ है क्योंकि ये 3 तक ही है, आप देखोगे तो इसमें क्या बोला इन्होंने कि after subsection 3 the following subsection shall be inserted, namely the corporate debtor or debtor as the case may be in respect of whom any information is submitted under this section shall authenticate the information in such manner तो and within such period as may be prescribed. तो जो corporate debtor है या debtor as a case may be है in respect of whom any information is submitted under this section shall authenticate करेंगे the information in such manner and within such period as may be specified, provided that where the corporate debtor or debtor does not respond to the information submitted to the information utility in the manner and period as has been specified, such information shall be deemed to be authenticated. अगर वो नहीं अपनी कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उस जो भी क्रेडिटर ने इंफॉर्मेशन सबमिट की है उस पर, तो क्या होगा, ये मान लिया जाएगा अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन को कंफर्म नहीं कर रहे हैं, ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे हैं, कोई इंटीमेशन नहीं दे रहे हैं, तो डीम टू बी ऑथेंटिकेटेड मान लिया जाएगा उन इंफॉर्मेशन को. नाउ सेक्शन 217, ये इसमें हेडिंग में ही सबसे पहले ये है कि कंप्लेंट अगेंस्ट द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी और इट्स मेंबर और यूटिलिटी सर्विसेज. तो जहां जहां ये वर्ड यूज हो रहे हैं वहां पे सर्विस प्रोवाइडर वर्ड कर दिया, क्योंकि आईपीई को भी इंक्लूड करने की कोशिश की गई है बेसिकली मेरे हिसाब से. और जो ऑनलाइन पोर्टल वगैरह जो नए नए अभी लेके आ रही है आईबीबीआई, तो उन सब सर्विस प्रोवाइडर को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की जाएगी मेरे हिसाब से. तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे पूरा वर्ड पूरी हेडिंग चेंज करके कह दिया कि फॉर द मटेरियल हेडिंग द मार्जिनल हेडिंग कंप्लेंट अगेंस्ट द सर्विस प्रोवाइडर. तो अभी पहले जो ये हेडिंग थी कंप्लेंट अगेंस्ट दिस, नाउ हेडिंग हो गई कंप्लेंट अगेंस्ट सर्विस प्रोवाइडर. तो हम सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट में हमें कंप्लेंट करनी है बेसिकली. नाउ सेक्शन 217 अगर आप देखोगे, पहले 217 निकाल लेते हैं. इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन का ये सेक्शन है 217. तो 217 को आप देखिए यहाँ पे,
any person aggrieved any by the functioning of the IP, IPA और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। तो यहाँ पे जो वर्ड सब्स्टिट्यूट हो गया सर्विस प्रोवाइडर। तो जहां जहां हम देखेंगे जहां IP, IPA और IU है, वहां सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली वर्ड सब्स्टिट्यूट कर दिया है, चाहे वो सेक्शन 217 हो, चाहे वो सेक्शन 218 हो। तो 218 में भी इन्वेस्टिगेशन है, तो वो इन्वेस्टिगेशन सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट में होगा, ना कि केवल IP और IPA और IU के अगेंस्ट होगा। जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो कोई भी कवर हो सकते हैं उसमें। नाउ सेक्शन 219 सॉरी, इसमें भी अगर हम कहेंगे कि द बोर्ड में अपॉन द कंप्लीशन ऑफ एन इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 218 इशू द शो कॉज नोटिस। तो पहले क्या होता था कि जैसे शो कॉज नोटिस इशू करना होता था बोर्ड को जब इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गई, ये है शो कॉज नोटिस इशू करने का टू द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। वही IPA हो गया, इसके मेंबर हो गए, और IU हो गया। तो अभी क्या है, इसको भी इन्होंने शैल बी सब्स्टिट्यूट किया है इस सेक्शन को, कि वेयर द बोर्ड अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 218 और ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड्स इज ऑफ द प्राइमा फेसी ओपिनियन दैट द सफिशिएंट कॉज एग्जिस्ट टू टेक द एक्शन under section 220, it may issue the show cause notice to the service provider in such manner providing such period for giving reply as may be said। तो जो बोर्ड अब इशू करेंगे नोटिस वो सर्विस प्रोवाइडर को करेंगे। तो बेसिकली जहां जहां ये तीनों कवर थे IPA, IP और IU, उनको सर्विस प्रोवाइडर से सब्स्टिट्यूट किया गया है इन ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, शो कॉज नोटिस से रिलेटेड इन सारे सेक्शंस में। तो यहाँ पे भी द बोर्ड शेल कंस्टिट्यूट द फॉलोइंग सबसेक्शन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। जो 220 सबसेक्शन 1 है उसको भी सब्स्टिट्यूट किया है। 220 है अपॉइंटमेंट ऑफ डिसिप्लिनरी कमिटी, इसका सेक्शन है ये। तो यहाँ पे द बोर्ड शेल कंस्टिट्यूट अ डिसिप्लिनरी कमिटी टू कंसीडर द रिपोर्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी सबमिटेड अंडर सेक्शन 218 provided that the member of disciplinary committee shall consist of whole time member of the board only। तो पहले जो इस कमिटी में मेंबर होते थे वो केवल होल टाइम मेंबर ही हो सकते थे बोर्ड के। अभी क्या किया इन्होंने, द बोर्ड शेल कंस्टिट्यूट वन और मोर डिसिप्लिनरी कमिटी। पहले कंस्टिट्यूट और डिसिप्लिनरी कमिटी केवल एक ही होती थी डिसिप्लिनरी कमिटी, अभी वन और मोर डिसिप्लिनरी कमिटी कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पर्सन फ्रॉम एमंगेस्ट इट्स चेयरपर्सन। तो वो कौन कौन हो सकते हैं, चेयरपर्सन, होल टाइम मेंबर और ऑफिसर नॉट बेलो द रैंक ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं अगर बोर्ड के, तो वो भी इस कमेटी के मेंबर हो सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। तो इन्होंने मतलब एक तरीके से कि वो ज्यादा पावर दे दी, केवल होल टाइम मेंबर ही नहीं और भी लोग अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तो वो भी इसके पार्ट हो सकते हैं, चेयरपर्सन भी हो सकते हैं और होल टाइम मेंबर भी हो सकते हैं। नाउ सेक्शन 221A ये न्यू इंसर्ट किया इन्होंने। आफ्टर सबसेक्शन 1 as so substituted the following subsection shall be inserted: the show cause notice issued under section 219 shall be referred to a disciplinary committee constituted under section 1। तो जो show cause notice issue होगा वो डिसिप्लिनरी कमिटी जो कंस्टिट्यूट होगी एज पर सेक्शन सबसेक्शन 1, यानी बेसिकली ये वाले सेक्शन के थ्रू वो माना जाएगा कि वो शो कॉज नोटिस इशू हो गया। नाउ 221A ये भी न्यूली ये तो मैंने बता दिया। सेक्शन 220 subsection 2 on the examination of the report of the investigation authority, if the disciplinary committee is satisfied and sufficient cause exists, it may impose a penalty as specified under subsection 3 or suspend or cancel the registration of IP, IPA और information utility। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, ये सबसेक्शन को सब्स्टिट्यूट किया और बोला कि वेयर द डिसिप्लिनरी कमिटी आफ्टर गिविंग द सर्विस प्रोवाइडर, पहले तो इन सबको हटा के वर्ड आ गया सर्विस प्रोवाइडर, एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी, इज सेटिस्फाइड दैट सफिशिएंट कॉज एग्जिस्ट, कोई सफिशिएंट कॉज एग्जिस्ट है, इट में इम्पोज अ पेनल्टी एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 3 और सस्पेंड, या तो पेनल्टी इम्पोज करके छूट जाएंगे या फिर और
बिकॉज और है, सस्पेंड कर सकती है, कैंसिल कर सकती है रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर का, और डायरेक्ट कर सकती है डिस्गॉर्जमेंट अंडर सबसेक्शन 4। तो सबसेक्शन 4 में जो डिस्गॉर्जमेंट का सेक्शन है, सबसेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग कोई एक्शन के लिए डायरेक्ट कर सकती है। तो बेसिकली पहले क्या था, पहले सफिशिएंट कॉस्ट एग्जिस्ट होता था तो मे इम्पोज अ पेनल्टी एज स्पेसिफाइड, और सस्पेंड वो तो सेम ही रहा, बट सर्विस प्रोवाइडर आ गया यहाँ पे, तो किसी के भी अगेंस्ट में कर सकती है, जो कि सर्विस प्रोवाइडर की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। नाउ सेक्शन 220 सबसेक्शन 3, वे इसमें भी सर्विस प्रोवाइडर, वही सब जगह सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ प्रोवाइडेड दैट वेयर वन लॉस, सच लॉस और लॉफुल गेन इज नॉट क्वांटिफाइबल, द टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी इम्पोज डज नॉट मोर देन 1 करोड़ रुपी। तो यहाँ पे अब जो पहले पेनल्टी का अमाउंट था वो 1 करोड़ था मैक्सिमम, बट नाउ इन्होंने उसको भी इंक्रीज कर दिया है और 1 करोड़ से उसको 2 करोड़ कर दिया है। तो नाउ सेक्शन 220 सबसेक्शन 4 और 5 है, इसमें भी जहां जहां पे the word board wherever it occurs the word disciplinary committee shall be substituted। तो अगर हम 220 के सबसेक्शन 4 और 5 में देखेंगे, जहाँ पे बोर्ड वर्ड यूज हो रहा है, बोर्ड में डायरेक्ट एनी पर्सन, तो यहाँ पे डिसिप्लिनरी कमिटी में डायरेक्ट एनी पर्सन है ना, डिसिप्लिनरी कमिटी में टेक सच एक्शन। तो ज्यादातर जो पावर है वो डिसिप्लिनरी कमिटी को यहाँ पे देने की कोशिश की गई है। ऐसी सेक्शन 220 सबसेक्शन 7 और 8 है। तो if any person aggrieved by the order of the disciplinary committee under subsection 2, ये नया आया है सेक्शन 7 और 8, 5 और 6 तक हो गया, ठीक है। एनी पर्सन जो एग्रीव्ड हो रहे हैं डिसिप्लिनरी कमिटी की एक्शन से, मे प्रेफर एन अपील टू द एनसी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी को अपील में जा सकते हैं वो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर। तो एनसीएलटी में if it is satisfied that the person was prevented by sufficient cause from filing an appeal within 30 days, allow the appeal to be filed within 15, मतलब वही पीरियड 15 दिन का एक्सटेंशन मिल जाएगा अगर 30 दिन में आप फाइल नहीं कर पा रहे हो, और बेसिकली आप कहाँ जा सकते हो, डिसिप्लिनरी कमिटी के एक्शन के अगेंस्ट में एनसीएलटी में अप्रोच कर सकते हो। तो पहले ये सेक्शन नहीं था, तो अच्छा मूव है ये। अगर कुछ ऐसे लोग हैं आईपी जो गलत तरीके से फंस गए हैं किसी केस में, और उन्हें उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन ले लिया है डिसिप्लिनरी कमिटी में, तो उनको भी अपील में जाने का राइट है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, फॉर वॉचिंग मी। अभी ये जो सेक्शन 224 से हैं वो मैं कल वाले पार्ट में कवर करूंगी। तो थैंक यू सो मच।